हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था थिन फिल्म इंटरफेरेंस, उसके हर एक टाइप को कवर कर लिया था, साथ में उसका फार्मूला कैसे डेराइव कर सकते हैं ये भी देखा था। नॉर्मल इंसिडेंस होता है तो वो तो फार्मूला इजी होता है, जब ऑब्लिक इंसिडेंस होता है उस केस में भी फार्मूला हम लोगों ने डेराइव किया था और साथ में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, होमवर्क भी कुछ दिया था, आई थिंक किया होगा। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, इस पूरी वेव ऑप्टिक्स में अगर सबसे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसको हम बोलेंगे शॉर्टकट में YDSC। इसमें क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, तो पहले इसका बेसिक वर्जन पढ़ना कि बेसिक क्या है इसका, उसके बाद में मॉडिफाइड YDSC पढ़ना शुरू करेंगे हम। तो आज की क्लास में हम केवल और केवल इसका बेसिक कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास, आगे की आने वाली जो क्लास होंगी उसमें मॉडिफाइड YDSC के बारे में बात की जाएगी। तो सबसे पहले आज की क्लास में डिस्कस करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है और ये कैसे काम करता है, और इसे जब किया गया तो उससे क्या रिजल्ट्स निकल के आए वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे, यहां पर ये वाटर आ रहा है, यहां पर वाटर वेव्स आ रही हैं, यहां पर दो स्लिट हैं और दो स्लिट से निकल करके वाटर वेव्स जा रही हैं और सामने यहां पर जो स्क्रीन लगी है उसमें कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जा रहा है, कुछ जगह ऐसी है जहां पर एम्पलीट्यूड जैसा पहले था वैसा ही है। अगर मान लो थर्माकोल की छोटी सी बॉल वहां पर रख दी जाए तो कुछ जगह ऐसी है जहां पर थर्माकोल की बॉल सबसे ज्यादा ऊपर चली जाती है और कुछ जगह ऐसी है जहां पर जैसी रखी थी उसी तरह से रहती है। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। यहां पर देखो, इस जगह पर मान लेते हैं यहां से लाइट वेव आ रही है, इधर साइड से, इस साइड से लाइट वेव आ रही है, कुछ इस तरह से लाइट वेव आ रही है। तो यहां पर वेव फ्रंट किस तरह से आ रहा है, ये कैसा वेव फ्रंट है, तो प्लेन वेव फ्रंट है, ये प्लेन वेव फ्रंट है। ये प्लेन वेव फ्रंट जब दो स्लिट से टकराएगा तो क्या होगा, देखो यहां पर दो स्लिट दे रखे हैं, यहां पर ये स्लिट है, ये स्लिट दे रखा है S1, यहां पर ये स्लिट दे रखा है S2। जब इन दो स्लिट से पास करती है तो दोनों स्लिट हाइगेंस की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सेकेंडरी सोर्स के जैसे काम करेंगे और यहां से सेकेंडरी वेव्स निकलेंगी और वो सेकेंडरी वेव्स निकलकर सामने की तरफ बढ़ रही हैं, आगे की तरफ। तो यहां से ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसा वहां वाटर के केस में हो रहा है सेम वैसा यहां पर किसके केस में हो रहा है, तो ये हो रहा है लाइट के केस में। इस एक्सपेरिमेंट को अगर एक्चुअली समझना चाहते हैं तो चलते हैं अपने एक सेटअप के ऊपर और इसको परफॉर्म करते हैं और देखते हैं क्या पैटर्न ऑब्जर्व होता है। तो चलते हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ। ये है हमारा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप। इसमें हम लोगों ने यूज किया है एक लेजर लाइट है जिसको हम लोगों ने एक बुक के ऊपर फिक्स कर रखा है। यहां पर एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के यहां पर बीच में इस जगह पर हमने एक वायर को फिक्स कर रखा है, इधर से हम लोगों ने इसे टेप से फिक्स किया हुआ है कुछ इस तरह से। और यहां से अब हम लेजर लाइट को ऑन करेंगे और देखेंगे कि स्क्रीन के ऊपर कैसा पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है। तो इसके लिए लाइट को बंद करते हैं। तो लाइट को कर दिया है हमने बंद। अब बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं इसका पैटर्न कैसा दिखता है। तो अगर लाइट का केवल पार्टिकल नेचर होता तो लाइट हमें केवल दो ही साइड में दिखती, दो जगह पर दिखती फिक्स, क्योंकि वहां पर जो वायर लगा हुआ है उस कार्डबोर्ड में वो वायर उसे दो पार्ट में ब्रेक कर देता। लेकिन इस स्क्रीन को देखेंगे, यहां पर जो ये दीवार पर बन रहा पैटर्न, इस पैटर्न को ऑब्जर्व करके देखें। कुछ जगह ऐसी हैं जैसे यहां पर देख रहे होंगे, ये जगह ऐसी है, इसके बगल ये देखो यहां पेन चल रहा है ना, इसके अगल बगल की कुछ जगह ऐसी है जहां पर तो लाइट पहुंच रही है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां पर लाइट नहीं पहुंच पा रही है। इसी को बोला जाता है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब करते हैं लाइट को ऑन और देखते हैं कि इसमें जो यहां पर लाइट पहुंच रही वो कैसे पहुंच रही है और जहां पर लाइट नहीं पहुंच रही है वहां पर क्या क्या पैटर्न ऑब्जर्व हो सकते हैं। तो लाइट को ऑन करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अब देखिए यहां पर मेन लाइट पहुंच रही है, यहां पर देखिए, उसके बगल देखो लाइट नहीं पहुंच रही, फिर उसके बगल लाइट पहुंच रही है इस जगह पर, यहां पर देखो लाइट पहुंच रही है, फिर यहां पर नहीं पहुंच रही है, उसके बाद फिर पहुंच रही, फिर पहुंच रही है, बीच में गैप दे देकर के लाइट पहुंच रही है। और अगर लाइट का पार्टिकल नेचर होता केवल, तो उस केस में क्या होता, लाइट केवल और केवल एक साइड इधर जाती और एक साइड इधर जाती, दो पार्ट में ब्रेक हो जाती। लेकिन यहां पर वेव नेचर शो होने की वजह से, यहां पर वेव नेचर डोमिनेटिंग होने की वजह से ये पैटर्न ऑब्जर्व किया गया। ये होता है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब चलते हैं अपनी थ्योरी की तरफ वापस। तो आई थिंक देख लिया होगा कि एक्सपेरिमेंट में कैसा दिखता है। एक बार इसे और बना लेते हैं फर्दर। इस तरह से कुछ है, यहां पर एक सोर्स है, एक सोर्स है, ये सोर्स है S, ठीक है। यहां पर हमारे पास एक स्क्रीन रखी गई है, एक स्क्रीन रखी गई है, इसमें एक पतली सी स्लिट बनी हुई है,
कट लगा दिया गया, ब्लेड से बहुत पतला सा कट लगा दिया गया। इसके सामने एक दूसरी स्क्रीन रखी गई है, सेम ऐसी ही दूसरी स्क्रीन रखी गई है, दूसरी स्क्रीन रखी गई है। इससे यहां पर एक कट लगाया गया, इसमें 2 कट लगे हुए हैं। जो भी देखा है उसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं, 2 कट बनाते हैं, ठीक है। अब देखो यहां सोर्स सिंगल सोर्स है, इससे लाइट निकलेगी, इस स्लिट S पर गिरेगी, इसको नाम दे देते हैं S1 और इसको नाम दे देते हैं S2। स्लिट हैं, होल्स, कट लगाए गए हैं। यहां से स्लिट सेपरेशन जो होता है स्मॉल d से लिखा जाता है, ये ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा बन गया। उसके बाद सामने यहां पर एक और स्क्रीन होती है, एक और स्क्रीन होती है। वो स्क्रीन कैसी है, देखो ऑप्टिकल स्क्रीन होती है, ये ऐसा स्क्रीन है। जब इस स्क्रीन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो देखो इसमें क्या दिखेगा हमें, इस पर वैसे कंटिन्यूअसली लाइट देख आनी चाहिए, लेकिन अभी एक्सपेरिमेंट में देखा कंटिन्यूअस लाइट नहीं आ रही। कुछ जगह ऐसी जहां पर लाइट आ रही, कुछ जगह ऐसी जहां पर लाइट नहीं आ रही है, तो उनको बना देते हैं। आओ बनाते हैं उनको। तो यहां पर सबसे पहले बीच में क्या होगा, सबसे ज्यादा लाइट पहुंच रही थी, यहां पर ये ऐसी लाइट पहुंच रही थी, ऐसी, ठीक है। इसको हम बोलेंगे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है। इसको हम शॉर्टकट में CBF लिखा करेंगे, CBF, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। इसके ऊपर फिर देखो गैप आएगा जिसमें इंटेंसिटी मिनिमम होगी, उसके ऊपर फिर आएगी इंटेंसिटी, कुछ इस तरह से होगा। सिमिलरली इस तरह से ही बनती चली जाएंगी यहां पर फ्रिंजेस। ये पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा था अभी स्क्रीन के ऊपर, ये पैटर्न ऑब्जर्व होगा स्क्रीन पर कुछ इस तरह से, ठीक है। ये पैटर्न ऑब्जर्व होगा कुछ ऐसे, ये ऐसा। अगर ये ऊपर की साइड बनेंगे तो नीचे के साइड भी तो बन रहे थे, राइट साइड में भी बन रहे थे, लेफ्ट साइड में बन रहे थे। तो स्क्रीन पर इस पॉइंट के ऊपर भी बनेंगे CBF के, और CBF के नीचे भी बनेंगे कुछ इस तरह से, और यहां पर कुछ इस तरह से बन जाएंगे। ये हमारे पास फ्रिंजेस बनेंगी कुछ इस तरह से। तो ये है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये होता है स्लिट सेपरेशन। यहां पर देखो ये सिंगल सोर्स है, सिंगल सोर्स से जो लाइट निकलेगी यहां पर जाएगी, और यहां से जब लाइट निकलेगी तो इस वाले पर गिरेगी और इस वाले पर भी जाकर के गिरेगी, और यहां से जाकर के गिरेगी इस जगह पर और इस जगह पर। कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसा होगा। तो देखो ये लाइट एक ही सोर्स से पास कर रही है, बिल्कुल, और एक ही सोर्स से पास करेगी। उसके बाद में यहां वेव फ्रंट का डिवीजन होगा। इसका मतलब हमने S1 एंड S2 कैसे सोर्स क्रिएट कर लिए, कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस, कोहेरेंट सोर्सेस होते हैं तभी हम ये पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इंडिपेंडेंट सोर्सेस, कोहेरेंट सोर्सेस नहीं होते हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पूरा सेटअप, कुछ इस तरह से दिखता है। बाकी परफॉर्म कैसे किया जाता है वो आप लोगों ने देख ही लिया। यहां वाटर वेव से इस तरह कंपेयर कर सकते हैं, लाइट के साथ इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम इसका एनालिटिकल अप्रोच क्या होगा हमारा, इसको कैलकुलेट करने के, कहां पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी, कहां पर डार्क फ्रिंज बनेगी, क्यों बनेगी, इंटेंसिटी क्या होगी वहां पर, सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पर एक सोर्स ले लिया है, सपोज सोर्स है S, क्या लिख रहा है, सोर्स ये S दिया गया है, यहां से वेव फ्रंट निकल रहा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है ये है, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसका लैम्डा फिक्स है, एक ही सिंगल लैम्डा है, और यहां पर 2 स्लिट S1 S2 पर जाकर के गिरता है। ये है सेपरेशन, मान लेते हैं D, स्लिट सेपरेशन D है। यहां से एक वेव निकलती है, वहां जाकर के गिरती है कुछ ऐसे, कुछ इस तरह से, ऐसे, और ये यहां से चल करके यहां P पर पहुंच रही है, ये यहां से चल करके यहां P पर पहुंच रही है, और P पर हो रहा है इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस होगा तो वहां पर कैसा इंटरफेरेंस होगा उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहले इस पूरे सेटअप को समझ गए होंगे। S1 S2 के बीच का सेपरेशन यहां पर D दिया गया है, ये गैप D है, ठीक है। यहां पर स्क्रीन को जो प्लेस किया जाता है वो कैपिटल D पर प्लेस किया जाता है। अब हम यहां पर देखेंगे कि
इंटेंसिटी कम या ज्यादा कब होती थी? फेज डिफरेंस की वजह से। और फेज डिफरेंस कब आता है? पाथ डिफरेंस की वजह से। तो पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर लो, बाकी चीजें इजी हो जाएंगी। तो इस फिगर को हम थोड़ा इजी वे में ऐसे बना देते हैं। देखो वहां पर वेव बनी हुई है, तो उनको हम हटा करके कुछ ऐसा बना देते हैं। यहां पर स्क्रीन है सिंपल, ऐसा बिल्कुल सिंपल फिगर बना हुआ है। यहां से एक लाइट निकल करके यहां पर जा रही है, यहां से, ठीक है, यहां से एक लाइट निकल करके यहां पहुंच रही है, दूसरी लाइट यहां से निकल करके यहां पहुंच रही है। ये देखो दोनों स्लिट बन गए, दोनों से लाइट निकल करके वहां पहुंच रही है। इसको नाम दे देते हैं S1, ये है S2। इनके बीच का सेपरेशन कितना दिया गया है? तो वो है स्मॉल d। ठीक है, ये स्लिट सेपरेशन बहुत कम होता है, ध्यान रखना। ये होता है कैपिटल D। ये स्क्रीन है, ऑप्टिकल स्क्रीन है। ठीक है, अब एक बात यहां से देख के बताना, ये अगर ये P पॉइंट है जिस पर चेकिंग हो रही है इसकी, यहां से एक पॉइंट ले लेते हैं जिसको नाम लिख देते हैं O। ये O पॉइंट है। O पॉइंट पर अगर बात करोगे तो यहां से जो लाइट निकलेगी यहां पर पहुंचेगी, ठीक है, और यहां से लाइट निकलेगी यहां पर पहुंचेगी। इनके बीच में पाथ का डिफरेंस देखो कितना है। तो अगर हम S1 से लाइट पहुंचाएं O पर, S2 से लाइट पहुंचाएं O पर, S1 और S2 से O की डिस्टेंस तो सेम है, तो यहां लिख देते हैं इस वाले पॉइंट पर कि डेल्टा x जो होगा वो 0 आएगा। डेल्टा x का मतलब क्या होता है? पाथ डिफरेंस। कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा, दोनों ने बराबर डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो पाथ डिफरेंस जो होगा वो 0 लिखा जाएगा। और जहां पर पाथ डिफरेंस 0 होता है उसी को बोला जाता है CBF, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। याद रहेगा? ठीक है, कभी कभी निकालने को आएगा, आगे मॉडिफाई जब होगा तो उसमें यही कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए कि डेल्टा x इज इक्वल टू 0। वो जरूरी नहीं यही बने, ऊपर और नीचे कहीं शिफ्ट हो सकती, तो शिफ्टिंग भी देखेंगे हम। तो डेल्टा x इज इक्वल टू 0 मतलब CBF बना। मान लेते P पॉइंट है, P पॉइंट पर जो लाइट पहुंच रही है उसमें क्या क्या है चीजें देखो। सबसे पहले अगर बात करें तो यहां से ये चल रही है S1 से P और S2 से P, लेकिन इसमें ये वाला गैप है जो ज्यादा है। देखो अगर मान लो हम यहां से बात करते हैं कुछ इस तरह से, परपेंडिकुलर गिरा करके इस पर, ये परपेंडिकुलर है यहां, तो अगर देखो S1 से P ये मान लेते हैं, यहां पर M दिया गया है, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि यहां से S2 M जो होगा वही यहां पर पाथ डिफरेंस होने वाला है दोनों वेव का P पॉइंट के लिए। अब डेल्टा x है, ये d दिया गया है, इसको हम थोड़ी देर के लिए थीटा लिख लेते हैं। ठीक है, तो अगर थीटा लिख लेंगे और इसको मिला दें, यहां से मिला दें, तो अगर ये स्लिट सेपरेशन बहुत कम है, सुनना ध्यान से, अगर स्लिट सेपरेशन बहुत कम है तो अगर हम इस वाले एंगल को थीटा लिख लें, बिल्कुल सही, अगर इसको थीटा लिख लिया जाएगा तो इसके नीचे वाला एंगल थीटा होगा, ये 90 90 माइनस थीटा बन जाएगा, होगा, तो इधर वाले को हम क्या लिख सकते हैं? थीटा लिख सकते हैं। सिंपल है। अगर नहीं समझ में आया तो इसको ऐसे समझो, अभी समझ आ जाएगा। यहां पर एक वेव यहां से निकल रही है, एक वेव यहां से निकल रही है, इस पर परपेंडिकुलर गिराया है ना, ये डिस्टेंस क्या है? d है, और यहां कहीं पर इनकी मीटिंग हो रही, इसको पॉइंट से हमने मिला दिया। तो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन अप्रोक्सीमेट पैरेलल होंगे, क्योंकि d की वैल्यू हम बहुत छोटी ले रहे हैं, तो बहुत छोटी लेंगे। तो अगर ये वाला एंगल थीटा बनेगा ना, ये एंगल थीटा, तो इसके नीचे यहां पर थीटा बन जाएगा, ये 90 तो ये 90 माइनस थीटा बनेगा, ये 90 तो ये थीटा बन जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। हटाते हैं इसे अब। तो अब ये थीटा बन गया, तो अगर ये d है, सामने अगर हम S2M लिखें जिसको डेल्टा x बोल रहे हैं, तो वो क्या लिखा जा सकता है? d साइन थीटा बन जाएगा। देखो d साइन थीटा बनेगा, सही है? हाँ बिल्कुल सही है। तो अगर d साइन थीटा बन गया, और ये मान लेते O पॉइंट से जो P पॉइंट की डिस्टेंस है वो y है, जो चेकिंग पॉइंट है दैट इज y डिस्टेंस पर है। चलो आओ समझो इसे। और अब हम क्या करते हैं, ये हम निकालते हैं डेल्टा x। तो बोलोगे डेल्टा x इज इक्वल टू में d साइन थीटा क्या लिखा जा सकता है? तो थीटा ये भी ट्राइंगल तो है थीटा का, तो इसमें लिख सकते हैं परपेंडिकुलर दैट इज y डिवाइडेड बाय में हाइपोटेनस लिखोगे तो बोलोगे कैपिटल D का स्क्वायर, यहां से यहां का स्क्वायर, और प्लस में क्या लिख सकते हैं? y स्क्वायर। ये हमारे पास निकल के क्या आ जाएगा? डेल्टा x आएगा। यहां पर हम जानते हैं
कि डी जो है वो बहुत बहुत छोटा है। यहां डी की वैल्यू जो है वो बहुत बहुत छोटी है। किससे? कैपिटल डी से, बहुत छोटी कैपिटल डी से। और ये जो वाई है ये हम यहां पर ले रहे हैं तभी ये पैटर्न ऑब्जर्व होगा। और इस वाली कंडीशन में अगर बात किया जाए तो डी की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा है वाई स्क्वायर से या वाई से। तो डी की वैल्यू अगर वाई से बहुत ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा? यहां पर जो फ्रिंजेस बनेंगे वो तो पास पास में बनेंगे ना, लेकिन ये जो कैपिटल डी होगा वो मीटर में रहता है। तो मीटर में रहेगा तो ये वैल्यू बहुत कम, ये वैल्यू बहुत ज्यादा। तो इसको ऐसे सिंपली लिखा जा सकता है डी इंटू में यहां लिख सकते हैं वाई डिवाइडेड बाई में वाई को नेग्लेक्ट करोगे डी स्क्वायर का रूट निकल के आएगा कैपिटल डी। ये डेल्टा एक्स आ गया। अगर ऐसे नहीं समझना तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि डेल्टा एक्स क्या निकल के आया है? डी साइन थीटा निकल के आया है। और डी साइन थीटा निकल के आया है तो डी लिख सकते हैं। और फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा को अप्रोक्सीमेट टैन थीटा लिखा जा सकता है इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा की वैल्यू अगर बहुत कम होगी तो उस केस में हम इसे tan थीटा लिख सकते हैं y। और tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये बन जाएगा y डिवाइडेड बाई में कैपिटल D। दोनों जगह से ये रिजल्ट सही आएगा। ये रिजल्ट याद क्यों रखना है? तो एडवांस का अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें ये रिजल्ट काम में लिया जा सकता है। मेन के क्वेश्चन इसी फार्मूले से बन जाया करेंगे। ठीक है, तो अगर थीटा की वैल्यू छोटी नहीं होगी तो उस केस में हमें साइन थीटा ही लिखना पड़ेगा और साइन थीटा के लिए एक्सप्रेशन लिख करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया अब तक? डेल्टा एक्स की जो वैल्यू होगी, मतलब S2 से चलने वाली और S1 से चलने वाली जो वेव होंगी, उन दोनों के बीच में पाथ का जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा? y इंटू डी डिवाइडेड बाई में कैपिटल D बनेगा। अगेन यहां CBF से P के डिस्टेंस है y और यहां पर S1 S2 के बीच का सेपरेशन है D स्मॉल में, और यहां स्क्रीन स्लिट से प्लेस की गई कैपिटल D के ऊपर। ठीक है, जैसे ही हमारे पास डेल्टा एक्स निकल आया, अब हम निकाल सकते हैं कि पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस कहां बनेंगी YDSC में। तो कल की क्लास में भी हम लोगों ने देखा था, कल की क्लास में डिस्कस किया था कि डेल्टा एक्स हमारे पास क्या निकल के आया है? स्मॉल डी डिवाइडेड बाई में वाई डिवाइडेड बाई में कैपिटल डी। ये निकल के आया है हमारे पास, पाथ डिफरेंस है ये, पाथ डिफरेंस है ये। अगर ये पाथ डिफरेंस है तो डेल्टा फाई नहीं लिख सकते फेज डिफरेंस, तो कहोगे 2 पाई बाई लैम्डा बनेगा, इनटू में बन जाएगा डेल्टा एक्स, तो इसे लिख देंगे y इनटू में d डिवाइडेड बाई में कैपिटल D। ऐसे लिख दो, चलेगा? बढ़िया। तो हमारे पास ये डेल्टा फाई निकल के आ जाएगा। ठीक है, हम यहां से डेल्टा फाई बाई 2 निकालना चाहते हैं, क्योंकि 4i0 साइन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता तो वो लिखेंगे, तो इसमें से 2 को हटा दोगे तो पाई बन जाएगा, y स्मॉल d डिवाइडेड बाई में बन जाएगा लैम्डा इनटू में कैपिटल D। जब भी जरूरत पड़ेगी इसका इस्तेमाल करने वाले हैं हम। ठीक है, यहां से हमने मान लिया इंटेंसिटी I1, यहां से इंटेंसिटी I2 है, तब रखेंगे डेल्टा फाई की वैल्यू। अदरवाइज अगर I1 की वैल्यू I2 के बराबर हो जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। यहां पर हमें निकालना है फॉर ब्राइट फ्रिंज। कल की क्लास में डिस्कस किया था फॉर ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होता है? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू में लिखा जाता है n टाइम्स लैम्डा, क्योंकि डेल्टा फाई की वैल्यू इवन मल्टीपल ऑफ पाई लिखी जाती है, उस केस में 1 बनता है कॉस। तो अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू n लैम्डा होगी तो डेल्टा एक्स है क्या? तो वो है स्मॉल d डिवाइडेड बाई में y डिवाइडेड बाई में कैपिटल D इज इक्वल टू में बनेगा n लैम्डा। तो यहां से हम y निकाल सकते हैं, ये क्या बन जाएगा? n d लैम्डा डिवाइडेड बाई में स्मॉल d। तो ये y क्या है? पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम, बस ऐसे लिख दो, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज है, ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन है, nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन। ये तो सही हो गया ब्राइट फ्रिंज के लिए। अगर यही बात की जाती डार्क फ्रिंज के लिए, यहां पर ब्राइट फ्रिंज बोलो या फिर इसको बोल सकते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोनों का मतलब एक ही है। अगर यही बात की जाती है फॉर डार्क फ्रिंज, जहां इंटेंसिटी कम हो,
तो उसकी कंडीशन भी कल लिखी गई थी, नहीं याद है तो देखो लिख देते हैं। डेल्टा एक्स इसके बराबर होता है 2n-1 इनटू में लैम्डा बाई 2 के बराबर होता है। ये कंडीशन होती है डार्क फ्रिंज की। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू रख दो, तो वो है y स्मॉल d डिवाइडेड बाई में कैपिटल D इज इक्वल टू में बनेगा 2n-1 इनटू में बन जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाई में 2। अगेन यहां से y की वैल्यू बन जाएगी 2n-1 इनटू में कैपिटल D इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई में 2 इंटू स्मॉल d। ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। यहां y क्या है, तो ये है पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज। nth डार्क फ्रिंज की पोजीशन क्या होगी वो यहां से निकाली जा सकती है। तो दोनों के केस में अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे देखो यहां पर अगर इस वाले फॉर्मूले में बात करें तो हमारे पास क्या है, यहां पर CBF है, ये इधर लिख देते हैं। और यहां पर क्या है, ये CBF है। तो CBF में देखो फर्स्ट ब्राइट यहां बन रही है, सेकंड ब्राइट यहां बन रही है, और इसमें देखो फर्स्ट ब्राइट यहां बन रही है, सेकंड ब्राइट यहां बन रही है, देखो सेकंड ब्राइट यहां बन रही है। इसके बीच में देखो यहां पर फर्स्ट डार्क बन रही है, ठीक है, ये ब्राइट वाले हैं। यहां पर देखो सेकंड डार्क बन रही है, ये ऐसा है। यहां पर देखो फर्स्ट डार्क बन रही है, ब्राइट थी, यहां पर सेकंड डार्क बन रही है, दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो इनकी पोजीशन अगर निकालनी है हमें यहां से, इस वाले पॉइंट से, इस पॉइंट को नाम देना चाहो कुछ दे दो, सिंपली इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो इस पॉइंट से अगर पोजीशन निकालनी तो उनके लिए फार्मूले जो निकाले हैं अभी वो काम में आएंगे, ठीक है, डायरेक्ट। तो ये पूछे कोई कि nth मिनिमा कहां बनेगा या nth ऑर्डर की डार्क फ्रिंज कहां बनेगी, तो उसके लिए ये फार्मूला है। nth ऑर्डर की CBF से जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी उसका फार्मूला ये लिखा जाएगा। ये हो गई पोजीशन, ठीक है। अब इन सबका रिकैप लिया जाएगा। लाइट इंटेंसिटी और स्क्रीन कैसे लिखी जा सकती है, इंटेंसिटी आओ देखो, फिर इसको ऐसे समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंटेंसिटी के फार्मूले क्या है, तो बोलोगे I इज इक्वल टू होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट के अंदर I1 इंटू में I2 और यहां पर होता है cos phi। बढ़िया, इसको हम लिख देते हैं I इज इक्वल टू में I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ओवर I1 इंटू में I2, यहां लिखेंगे cos phi। चलो इधर आओ, phi अभी निकाला है, देखो 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू में डेल्टा एक्स y स्मॉल d डिवाइडेड बाई में कैपिटल D आएगा। ये फार्मूला बनेगा, ये फार्मूला बन जाएगा। एक और बात है, f इस पर कंडीशन लगा देते हैं, f I1 इज इक्वल टू में I2 हो जाए और ये I0 के बराबर हो जाए, ऐसा मान लेते हैं हम। अगर ऐसा है तो उस केस में फार्मूला निकाला गया था I इज इक्वल टू में 4I0, यहां पर लिखा गया था cos स्क्वायर phi डिवाइडेड बाई में 2 लिखा गया था। तो इसका लिख सकते हैं I इज इक्वल टू में 4I0, यहां पर लिखा जाएगा cos स्क्वायर phi बाई 2 भी देखो पहले ही निकाल लिया, पाई वाई डी डिवाइडेड बाई में कैपिटल D और साथ में लैम्डा भी है, तो यहां पर लैम्डा भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास दूसरा फार्मूला निकल आएगा, ये दूसरा फार्मूला निकल आएगा कुछ इस तरह से, ये फार्मूला दूसरा वाला आ गया। इसका मतलब है कि कहां पर कितनी इंटेंसिटी है, इस बात को भी हम यहां से प्रूफ कर सकते हैं। इंटेंसिटी का अलग फार्मूला है हमारे पास और यहां पर पोजीशन निकालने का अलग फार्मूला है। पाथ डिफरेंस हम लोगों ने सेपरेट अलग कवर किया, ठीक है। ये फार्मूला याद रखना है, ये फार्मूला लगाते लगाते क्वेश्चन अपने आप याद हो जाएगा। एडवांस अगर कोई क्वेश्चन आता थीटा स्मॉल नहीं होगा तो उस केस में हम ये डायरेक्ट फार्मूला यूज किया करेंगे, स्मॉल होगा तब इन फार्मूलों से काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। इसके बाद में इंटेंसिटी का ये पैटर्न हो गया हमारे पास। अब बात करते हैं फ्रिंज विड्थ इन YDSC सेटअप। फ्रिंज विड्थ कैसे निकाली जा सकती है, तो फ्रिंज विड्थ देखो क्या मतलब है इसका। पहले हम यहां पर बनाते हैं पैटर्न और समझाते हैं पहले चीजों को एक एक करके। इधर आओ, देखो यहां पर ये पैटर्न बनाते हैं,
ये है ऐसा पैटर्न, ये ऐसा पैटर्न है। यहां पर बनता है CBF। इस पॉइंट को अगर हम O नाम दे देते हैं तो यहां पर बनता है CBF, और इसमें हम ये ऐसा बन गया। इस CBF की बात कर रहे हैं। इंटेंसिटी का हम ग्राफ खींचना चाहते हैं और साथ में यहां पर पोजीशन दी जाएंगी, तो इसमें ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। देखो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, या फिर इसको हम ऐसा कर देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये ऐसा है। और इसमें डॉटेड लाइन भी बना दो कि मैक्सिमम कितनी हो सकती, तो 4I0 हो सकती है अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम हो तो। ठीक है, तो यहां से चलेंगे हम इसे लेकर के, कुछ ऐसा बनेगा। इंटेंसिटी का है ये, कुछ ऐसा बनेगा। यहां पर होगा O, जिसे हम CBF लिख रहे हैं। यहां पर ये देखो क्या पोजीशन होगी, देख के बताना। ये हमारे पास हो जाएगा, बोलो, फर्स्ट मिनिमा बन रहा। फर्स्ट मिनिमा कैसे लिखते थे, 2n-1 इंटू में d लैम्डा डिवाइडेड बाई में 2d। तो फर्स्ट लिखेंगे n की वैल्यू 1 रख दो, तो ये बन जाएगा 0.5 d लैम्डा बाई d, तो ये बन जाएगा 0.5 d लैम्डा डिवाइडेड बाई में स्मॉल d। यहां पर क्या बनता है, तो यहां पर बनता है 2n, यहां पर बन गया, ये क्या है, ठीक है। यहां पर बनेगा, ये तो सेंट्रल हो गया, इसको हम लिख रहे हैं अगर, तो इसे लिखेंगे 2d लैम्डा डिवाइडेड बाई में d बनेगा। इसे लिखेंगे 2.5, यहां पर बन जाएगा d लैम्डा डिवाइडेड बाई में d बनेगा। इसी तरह से इस वाले पॉइंट को भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। इधर लिखेंगे तो इसको हम माइनस में लगा करके लिखेंगे क्या, 0.5 d लैम्डा बाई d। इस वाले पॉइंट को लिखेंगे तो 2d लैम्डा बाई d लिखा जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसको लिखोगे तो ये बन जाएगा 2.5 d लैम्डा डिवाइडेड बाई में d बनेगा। ये हमारे पास इंटेंसिटी जो मैक्सिमम है वो 4I0 है, अगर दोनों की इंटेंसिटी हमें दे रखी हो। और यहां पर ये ग्राफ हम बना रहे हैं वर्सेस y का, इधर y लोकेशन दे रखी है y, ठीक है, या x लिख लो, जो भी लिखना हो। तो ये y प्लॉट किया गया, इधर I प्लॉट किया गया, ये हमारे पास ग्राफ निकल के आया। क्वेश्चन में हमें बताना है कि फ्रिंज विड्थ क्या है, फ्रिंज विड्थ कैसे निकाल सकते हैं। तो फ्रिंज विड्थ के लिए हम यहां पर एक दूसरा फिगर बनाएंगे। वैसे वो तो इंटेंसिटी का हो गया, फ्रिंज विड्थ कैसे दिखेगी, तो दिखेगा जैसा वो तो देख लिया है। यहां पर स्क्रीन पर हम इसे ऐसे बनाते हैं, इसको हम कुछ ऐसा कर देते हैं। यहां पर ठीक है, इसको फिल कर देते हैं और फिर अब देखते हैं, इधर देखो कुछ ये पैटर्न ऑब्जर्व होने वाला है हमें। ये पैटर्न स्क्रीन पर बनने वाला है, तो वो स्क्रीन पर जो इस तरह से पैटर्न बन रहा था उसको उतार लिया कुछ इस तरह से। ठीक है, इसमें मान लेते हैं कि हमारे पास ये CBF है, ये है CBF, ठीक है, इसको हम अलग कलर से मार्क कर देते हैं। ये है CBF, ये CBF है। अब यहां से देख के बताना फ्रिंज की विड्थ कैसे निकाल सकते हैं। तो फ्रिंज विड्थ दोनों तरफ से निकाली जा सकती है यहां से, लेकिन इस जगह से निकालने से पहले हम फार्मूले से निकालना चाहते हैं। तो y अगर हम ब्राइट के लिए लिखें तो वो क्या लिखा जा सकता है, उसे लिखेंगे तो एक मिनट, तो उसका फार्मूला है हमारे पास n d लैम्डा डिवाइडेड बाई में d बन जाएगा। सही है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें अगर हमें फ्रिंज की विड्थ निकालनी है तो क्या करेंगे, इसमें से माइनस करवा के निकाल सकते हैं। इससे पहले यहां पर आओ मार्क कर देते हैं, अभी समझ में आएगा। जैसे मान लो हमने कहा यहां से यहां की बात की, ठीक है, और एक बात हमने की यहां से यहां की,
यहां से लगा करके यहां तक बात की, एक बार यहां से यहां के बात की। यहां पर देखो, यहां पर तो हमारे पास ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, यहां पर ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, तो ये ब्राइट फ्रिंज, दोनों ब्राइट फ्रिंज के बीच में यहां पर हमें ये फ्रिंज विड्थ मिलेगी, फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही थी ना, ऐसा तो है नहीं सेपरेट होंगी पूरा। दूसरा, यहां पर अगर देखो, यहां पर हमें मिलेगी डार्क फ्रिंज, यहां पर हमें मिलेगी डार्क फ्रिंज, और इसके बीच में क्या मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज। तो ये है फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। समझ में आ रहा होगा। अब दोनों में से निकाल लो, दोनों का गैप देखो सेम ही आने वाला है। कैसे? चलो देखो, इसे मान लेते हैं कि हमने निकाला ब्राइट के लिए, इसे बीटा से डिनोट किया जाता है, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ को बीटा से डिनोट किया जाता है। बीटा इज इक्वल टू लिखोगे तो मान लो हमने लिख दिया बीटा, किसका लिखना है, तो बीटा ब्राइट फ्रिंज का लिखना है, तो उस केस में लिखेंगे, मान लेते हैं दूसरा लिख दिया तो लिख दिया, या एनवा लिख दिया तो यहां लिख दिया जाएगा एन डी लैम्डा डिवाइडेड बाई में डी, उसमें से एक को माइनस करवा लेते हैं। ठीक है, इस वाले फार्मूले को यूज करके फ्रिंज विड्थ निकाल रहे हैं, और मान लो इससे एक कम तो n माइनस वन, यहां पर हो जाएगा डी लैम्डा डिवाइडेड बाई में डी। इसको कैंसिल करवाओ, देखो क्या बना, डी लैम्डा बाई डी ही तो बना। ये किसके बीच में है, दो ब्राइट फ्रिंज का गैप, तो दो ब्राइट फ्रिंज का गैप हमें डार्क फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ देगा, तो ये डार्क फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ आ गई। अगर हम यही डार्क फ्रिंज का फार्मूला लिखें तो वो क्या होता है, 2n माइनस वन इंटू में डी लैम्डा डिवाइडेड बाई में होता है 2d। अगर हम यहां से फ्रिंज विड्थ निकालेंगे बीटा, तो वो क्या निकल के आएगी, n के लिए तो यही फार्मूला लगता है, बिल्कुल सही, ऐसा लिख दो। माइनस n माइनस वन के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, तो यहां लिखेंगे 2 n माइनस वन माइनस वन, ठीक है, और ये बन जाएगा डी लैम्डा डिवाइडेड बाई में 2d। सॉल्व कर दो तो यहां से बीटा क्या मिलेगा, देखना, ये बन जाएगा 2n माइनस वन डी लैम्डा बाई डी, एक कैंसिल हुआ, यहां से भी निकल के आया 2d, मतलब डी लैम्डा बाई डी निकल के आया दोनों जगह से। इसका मतलब चाहे डार्क फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ निकालें हम, चाहे ब्राइट फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ निकालें, दोनों की वैल्यू सेम सेम निकल के आएगी। दो ब्राइट के बीच में एक डार्क मिलेगा, दो डार्क के बीच में एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। डार्क फ्रिंज को इन जनरल, यहां पर जो ब्राइट फ्रिंज होती है इसको इन जनरल बोला जाता है मैक्सिमा, मैक्सिमा, ठीक है, और जो यहां पर डार्क फ्रिंज मिलती है इसको बोला जाता है मिनिमा, मिनिमा बोला जाता है। तो कभी मैक्सिमा मिनिमा लिखा हो तो भी उसमें कंफ्यूज नहीं होना, इस तरह से निकाल सकते हैं, इंटेंसिटी का ये ग्राफ होता है, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। ये इंटेंसिटी का फार्मूला है, निकाल सकते हैं यहां से। यहां पर हम लोगों ने लिखा लोकेशन क्या होगी, कहां पर बनेंगी डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस, यहां पर लिखा था पाथ का डिफरेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं वो कर लेते हैं जिससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। मेन के क्वेश्चन है 2021 के, क्या बोला है, कह रहे हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में द विड्थ ऑफ वन ऑफ द स्लिट इज थ्राइस टाइम्स। ठीक है, मान लो हमारे पास एक स्लिट ये है S1 और एक स्लिट ये है S2, ठीक है, दोनों ऐसी थी। कह रहे हैं कि एक की जो विड्थ है दूसरे की 3 गुनी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं एक की D है तो एक की 3D है। फ्रिंज विड्थ ऑफ वन ऑफ द स्लिट इज थ्राइस टाइम द अदर स्लिट, ठीक है, दूसरी स्लिट की 3 टाइम्स है, तो इसको वैसे भी लिख सकते हैं, एक 3D है और एक D है, ऐसा लिख लो। द एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्लिट, एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट, लाइट का एम्पलीट्यूड कमिंग फ्रॉम अ स्लिट इज प्रोपोर्शनल टू द स्लिट विड्थ। जो एम्पलीट्यूड है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्लिट विड्थ के, स्लिट विड्थ के प्रोपोर्शनल है, याद होगा। और याद होगा कि इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर ऐसा है तो उस केस में हम यहां से लिख सकते हैं कि अगर ये 3a लिखा जाएगा तो हम इसको a सिंपली लिख लिया करेंगे। देखो, स्लिट विड्थ a के प्रोपोर्शनल है और इंटेंसिटी a स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती, तो ये 3a हो गया, तो ये a हो गया, बढ़िया है। पूछा क्या है आगे, फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम
मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो आई मैक्स और आई मिनिमम का रेशियो इन्होंने पूछ रखा है। तो आई मैक्स आई मिनिमम होता क्या है, याद होगा? तो याद होगा एम्पलीट्यूड के टर्म में लिखें तो वो लिखा जाता था A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय में A1 माइनस A2 और इसका बन जाता था होल ऑफ स्क्वायर। तो A1 प्लस A2 3A A4A बन जाएगा डिवाइडेड बाय में 3A माइनस A 2A बन जाएगा। इसका होता है स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, A से कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा 4/1। तो 4:1 हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो बनेगा। ठीक, इसके आगे आओ। आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 slits आर सेपरेटेड बाय 2 mm एंड स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे। स्लिट सेपरेशन दिया गया है स्मॉल d इज इक्वल टू 2 mm, तो इसको ऐसे लिख दो 2 × 10⁻³ मीटर, और प्लेस की गई स्क्रीन 1 मीटर अवे, तो d इज इक्वल टू देखो 1 मीटर दिया गया है। व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा कितना है 500 नैनोमीटर, ठीक है, इज यूज्ड, फ्रिंज सेपरेशन विल बी। फ्रिंज सेपरेशन का मतलब फ्रिंज विड्थ से है, कितने से सेपरेट होंगी वही तो फ्रिंज विड्थ होती है। तो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, d लैम्डा बाई डी। सिंपल फार्मूला भी निकाला, देखो यहां पर ये देखो फार्मूला निकाला, अभी ये फार्मूला लगा देना है यहाँ। तो d की वैल्यू 1 है, लैम्डा की वैल्यू 5 × 10⁻⁻7 बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय में स्मॉल d कितना है 2 × 10⁻³ इस बीटा को क्या लिखा जाएगा, तो ये 2.5 लिख सकते हैं, इनटू में इसे क्या लिखा जाएगा, तो -4 लिखा जाएगा। तो पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इससे 25। ऑप्शन किस तरह के दिए गए हैं, मिलीमीटर में है, तो मिलीमीटर में है तो इसको ऐसे लिख देते हैं 0.25, और यहां -3 बन जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 0.25 मिलीमीटर। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आओ देखो। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं फ्रिंज विड्थ ऑफ 6 mm, फ्रिंज विड्थ बीटा दे रखा है इस बार, कितना 6 मिलीमीटर, प्रोड्यूस्ड फॉर 2 slits सेपरेटेड बाय 1 mm अपार्ट, d इज इक्वल टू 1 mm -3 मीटर। ठीक है, द स्क्रीन इज प्लेस्ड 10 मीटर अवे, कैपिटल D इज इक्वल टू 10 मीटर है। द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज x नैनोमीटर, तो x की वैल्यू नियरेस्ट क्या हो सकती है, तो फार्मूला लगाओ, बीटा इज इक्वल टू, अभी फार्मूला निकाला, d लैम्डा बाई डी होता है, रख दो यहां से d की वैल्यू, बीटा पहले निकालो, लैम्डा निकालना है ना, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा इंटू डी डिवाइडेड बाई में कैपिटल डी। बीटा है 6 × 10⁻⁻3, स्मॉल d की वैल्यू कितनी है -3, और डिवाइडेड बाई में कैपिटल D की वैल्यू 10 मीटर। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आएगा, ये हो गया 6, यहां 3 बन जाएगा 6, और एक 7 बन जाएगा, तो ये -7, इसको लिख सकते हैं 6000 एंगस्ट्रॉम। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो उन्होंने पूछा था नैनोमीटर में ना, तो नैनोमीटर में ये वैल्यू कितनी बनेगी 600 नैनोमीटर। तो उन्होंने पूछा था x नैनोमीटर है ना, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 600। देखो इस पर जो मेन में क्वेश्चन बनते हैं कितने इजी हैं, बेसिक पढ़ने के बाद वो हो जाएंगे, लेकिन एडवांस से क्वेश्चन इतना बेसिक पढ़ने के बाद नहीं होंगे, तो उन चीजों को हम लोग डिटेल में समझेंगे। मॉडिफाइड फॉर्म YDSC की क्या होगी, अगर मान लो कोई ट्रांसपेरेंट स्लैब रख दी जाए किसी एक इंटरफेरिंग फ्रिंज के, मतलब जो भी वेव जा रही है लाइट वेव, उसके पाथ में अगर उसे रखा जाता है तो फ्रिंज किधर शिफ्ट होती हैं, कैसे होती हैं, पाथ डिफरेंस फिर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उन सब के बारे में जानेंगे। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने बेसिक कवर कर लिया है कि बेसिक YDSC क्या होता है, कैसे काम करता है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। यहां पर ये पैटर्न है इंटेंसिटी का, ये है फ्रिंज विड्थ निकालने का पूरा प्रोसेस, ये है इंटेंसिटी, यहां से हम वैल्यू रख करके इंटेंसिटी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहां पर लोकेशन निकाल लिया गया, यहां पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि डेल्टा x कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर हम सब लिख देते सारे फार्मूले। पहला फार्मूला निकल के आया I इज इक्वल टू में 4I0 cos स्क्वायर 5/2, तो पाई YD डिवाइडेड बाई में लैम्डा इंटू में कैपिटल D। ठीक है, Y ब्राइट का क्या निकल के आया, तो N D लैम्डा बाई D आया है, और इसी तरह से Y डार्क का बात करें तो वो निकल के आया है 2N - 1 इंटू में लैम्डा डिवाइडेड बाई में 2D।
यहां से n शुरू होगा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। कभी कभी इसको और लगा के ऐसे भी लिखा जाता है, कभी कभी दिख जाएगा, अलग अलग बुक में अलग लिख सकते हैं। 2n+1 इंटू में लैम्डा, यहां पर डी भी होता है, डी लैम्डा डिवाइडेड बाय में ये 2d होता है। तो ये वैल्यू शुरू होती है n = 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। मतलब अगर हमें फर्स्ट मिनिमा चाहिए या फर्स्ट डार्क फ्रिंज चाहिए तो इसमें हमें 0 पुट करना पड़ेगा। मतलब जितना चाहिए उससे एक कम की बात करेंगे। ये 0 से शुरू होता है, ये शुरू होता है 1 से। यहां पर देखो अगर 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा डी लैम्डा डिवाइडेड बाय में 2d। अगर यहां पर 0 रखेंगे तो डी लैम्डा डिवाइडेड बाय में 2d। मतलब यहां 1 और 0 का कॉम्बिनेशन रहता है। साथ में डिस्कस किया कि जो बीटा निकल के आता है फ्रिंज विड्थ, वो कितनी निकल के आती है, तो वो निकल के आती है डी लैम्डा डिवाइडेड बाय में स्मॉल डी। ये बन जाएगा। सही है, बढ़िया है। एक और कॉन्सेप्ट होता है, उसको भी आओ यहीं समझ लेते हैं आज की क्लास में ही, यहां पर या यहां कहीं पर समझ लेते हैं, यहीं आओ समझ लेते हैं इधर। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मान लो हमारे पास ये है S1 S2 स्लिट्स बनी हुई है, ये S1 है, ये S2 है, सामने यहां पर स्क्रीन है, सामने स्क्रीन, ठीक है। अगर हमें मान लो एंगुलर विड्थ निकालनी है, फ्रिंज विड्थ निकालनी है, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ मान लो इस तरह से हम निकालना चाहते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास थीटा दिया गया है, जिसको हम एंगुलर फ्रिंज विड्थ बोल रहे हैं। तो अगर ये थीटा है तो सामने यहां पर क्या होगा, ये कुछ टाइम्स बीटा होगा। मान लो nth निकाल रहे हैं तो बीटा होगा और डिवाइडेड बाय में डी बन जाएगा, ये डी बन जाएगा। तो अगर यहां से निकालोगे कैपिटल डी या फिर बीटा डिवाइडेड बाय में कैपिटल डी, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी बीटा डिवाइडेड बाय में कैपिटल डी। तो डी लैम्डा बाय डी था तो लैम्डा बाय स्मॉल डी बच जाएगा। इसे कहते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ठीक है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। अगर इसमें समझ में नहीं आता तो यही देख लेते तो आ जाता। यहां पर अगर यहां से हम थीटा की वैल्यू लिखे फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, तो लिख सकते हैं y डिवाइडेड बाय में कैपिटल डी, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसके लिए भी निकालना हो उसके लिए हम इसे निकाल सकते हैं, ठीक। यहां पर देख लिया था सेटअप क्या होता है, यहां देख लिया ये बनते कैसे हैं, एक्सपेरिमेंट भी देख लिया। तो ये बेसिक था YDSC का जो हम लोगों ने आज कवर कर लिया। अगली क्लास में हम इसकी मॉडिफाइड फॉर्म डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कोई एक वेव जो S1 से निकल रही है, S2 से निकल रही है, उसमें अगर स्लैब रख दी जाए या दोनों में स्लैब रख दी जाए जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो, तो CBF की शिफ्टिंग किधर होती है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज किधर शिफ्ट होती, ये डिस्कस करेंगे। इस पूरे सेटअप को अगर किसी लिक्विड में इमर्ज कर दिया जाए तो क्या क्या चेंज होता है, उन सबके बारे में डिस्कस करेंगे। नॉर्मल इंसिडेंस की बजाय अगर ऑब्लिक इंसिडेंस होता है तब क्या होता है, ये भी डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।